जय हिंद, भारत माता की जय। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि आज अर्थात 14 मई को मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में अपना कार्यभार संभालने का शपथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के सम्मुख ले चुके हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा समग्रता से किया जाए, किस तरीके से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी किस तरीके से नियुक्ति की जाती है। तो इस विषय पर हम सोचें कि थोड़ा सा आपसे चर्चा क्यों न किया जाए। तो इस विषय को बड़ी समग्रता ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत के संविधान में यूनियन जुडिशरी नाम का एक चैप्टर है, यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी, ये यूनियन जुडिशरी नाम का जो चैप्टर है वो पार्ट 5 में है और चैप्टर जो है 4 है। और जो इसमें संविधान के आर्टिकल का विस्तृत वर्णन किया गया है वो 124 से लेके 147 तक वर्णन किया गया है। ठीक, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जैसे 124 में ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, एक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका वर्णन किया गया है। और जो 125 है उसमें न्यायाधीशों का वेतन की चर्चा की गई है। और जो अन्य महत्वपूर्ण है 137 हो गया, ये अपने ही निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट पुनः रिव्यू कर सकता है, उनका पुनः ही परीक्षण कर सकता है। तो उसके बारे में है कि रिव्यू कर सकता है अपने ही निर्णय का। और जो 142 है वो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ठीक, कंप्लीट जस्टिस की, ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब बात करें कि ये यूनियन जुडिशरी का चैप्टर संविधान में कहाँ से आया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उससे इस यूनियन जुडिशरी का जो चैप्टर है संविधान में जोड़ा गया। ये पार्ट संविधान का कहां से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यूनियन जुडिशरी नाम से, संघ न्यायपालिका। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब भैया 124 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो 124 कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्च न्यायालय की, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। ठीक है भैया, आर्टिकल 124 ने कहा है तो करना पड़ेगा, कर दिए। अब जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें, अब ये स्थापना कैसे हो गई, कहीं से आ तो गया नहीं, पहले कुछ रहा होगा, उसका जगह लिया होगा इन्होंने। तो जो जगह लिया इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जगह लिया वो जगह लिया प्रीवी काउंसिल का। उस समय की हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी थी ये, हाईएस्ट अपील बॉडी थी, यानी कि एक तरीके से उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का काम अब है वो ये करती थी। तो उसी के स्थान पर हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। ठीक, जब इसकी स्थापना हो जाती है तो इसमें न्यायाधीश जो थे सुप्रीम कोर्ट में वो 8 न्यायाधीश थे। 8 का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश रहे होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश रहे होंगे। ठीक, तो 8 न्यायाधीश थे। अब वर्तमान समय में 2019 में इनकी संख्या कुल बढ़ा के 34 कर दी गई है। 34 का मतलब क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे हमारे सीजेआई और अन्य होंगे 33। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चपरासी खलासी की परीक्षाओं में। ठीक, अगर हम इनके बात करें कि यूनियन जुडिशरी का जो हमारे में यहाँ कॉन्सेप्ट है वो एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे एकीकृत का क्या मतलब है कि पूरा एक ऑर्डर में चलता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सारे एक विशेष ऑर्डर में चलते हैं, किसी भी प्रकार का वो नहीं है यहाँ, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो जो भारत की न्यायपालिका है एकीकृत। तो अब चलिए हम समझते हैं कि भैया ये इतने जो सीजेआई हमारे यहाँ पे, एक सीजेआई और 33 लोग हैं, ये इनकी नियुक्ति कैसे होती है। अब नियुक्ति जानने से पहले नियुक्ति में क्या क्या जानना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण होता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, पहला कि उनको हम अपॉइंट कैसे कर रहे हैं, दूसरा कि वो ओथ क्या ले रहे हैं, वो फिर क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, कि क्या क्या अर्हताएं हैं जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। और जो चौथा है हमारा वो क्या होना चाहिए, टेन्योर। और पांचवा जो है, सैलरी क्या दोगे भैया, हमको जज तो बना दिया, सैलरी भी तो चाहिए, सैलरी और अलाउंसेस क्या होंगे। और उनका जो है टेन्योर हो गया, क्वालिफिकेशन, ओथ, अपॉइंटमेंट, सैलरी, और जो हो गया रिमूवल, जो छठवां हो गया वो रिमूवल। तो भैया हटाओगे कब हमें, या हम कब हटेंगे, या हमारा टर्म कब पूरा होगा, तो ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो जो संविधान का अनुच्छेद 124 का सब क्लास 1 है, संविधान का अनुच्छेद 124 क्लास 2 के अनुसार राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करता है, कहां से, आर्टिकल 124 सब क्लास 2। ठीक, अब अपॉइंटमेंट होगा कैसे, तो कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित किया होगा संविधान ने। तो संविधान जो क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है
अब भैया देख लो एक एक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। और क्या होना चाहिए भैया? और वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के जज के रूप में। या और या तो ये हो या तो ये, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया हो। ठीक, एडवोकेट के रूप में काम किया हो, और दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक, या अभी या देखते जाओ। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो राष्ट्रपति के निगाह में, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनके निगाह में वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, यानी कि एक विधि का उनको अच्छा खासा ज्ञान हो। राष्ट्रपति को ये लगे कि ये जो है भाई साहब को अच्छा खासा विधि का ज्ञान है, तो उस स्थिति में इनको सुप्रीम कोर्ट का जज के रूप में सुनिश्चित और निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जानने की बात यह है कि संविधान में कोई भी न्यूनतम उम्र नहीं दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए इतनी न्यूनतम उम्र की आवश्यकता है। ठीक, तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो ये क्वालिफिकेशन संविधान के अंदर वर्णन किया गया है। क्वालिफिकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा हो गया। अब आगे क्या देखना है हमको? अब उनका हमें देखना है ओथ एंड फॉर्मेशन। ओथ क्या लेते हैं भैया? अब इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं तो कुछ तो ओथ लेंगे ना। ओथ का मतलब शपथ, तो हम ओथ क्या दिलाएंगे या शपथ? शपथ क्या देंगे भैया? शपथ जो है, शपथ में उनको लेना पड़ता है कि वो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसकी रक्षा करेंगे, यानी कि संविधान की रक्षा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान की रक्षा का पूरी अपनी दृढ़ता और विश्वास के साथ संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। दिलाता कौन है? प्रेसिडेंट दिलाता है, याद रखिएगा। और क्या कहते हैं? और वो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे, यानी कि विधि का नियम और संविधान, विधि के शासन और विधि का नियम जो है वो सुनिश्चित करने का शपथ लेंगे, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी दबाव में आए इन चीजों को वो सुनिश्चित करेंगे। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे इनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। तो जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो कौन निर्धारित करता है? वो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट निर्धारित करती है। ठीक, और जो अभी के लिए इनकी सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो 2,80,000 है। इसके पहले थी 1,00,000 जो कि 1,00,000 थी, इसके जो कि 2018 में बढ़ा दी गई। पहले 1,00,000 थी, अब 2,80,000 है। ठीक, तो ये है इनकी सैलरी। अब ये एक बात याद रखने की है कि इनकी सैलरी को इनके डिमोशन या इनके मतलब विरोध में कम नहीं किया जा सकता। बढ़ा सकते हैं लेकिन इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट 360 जो संविधान का अनुच्छेद 360 के अनुसार जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, वित्तीय आपातकाल, उस स्थिति में कम किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी कीमत पर इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। क्या क्या देख लिया हमने? अब सैलरी देख लिया, टेन्योर देखते हैं। टेन्योर, टेन्योर देखते हैं भैया। टेन्योर, तो सबसे पहले जान लो कि संविधान में इनका कोई टेन्योर नहीं दिया गया है। संविधान में 3 स्थितियां मात्र दी गई हैं कि वो अपने ऑफिस पर तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी 65 वर्ष तक की उम्र नहीं पूरी हो जाती। तो 65 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर रहेंगे, उसके बाद उन्हें अपने आप ही हटना पड़ेगा। दूसरा, वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को लिख के ये दे कि मैं पद छोड़ रहा हूँ, उस स्थिति में वो उनका वो टेन्योर या खत्म माना जा सकता है कि वो पद छोड़ रहे हैं। और एक तरीका जो तीसरा है कि वो उनको रिमूव कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, यानी कि उनको पद से हटा दिया जाए। किसके द्वारा? संसद द्वारा। ठीक, तो उस स्थिति में कोई फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है। तो अब हम समझेंगे रिमूवल। अब भैया रिमूवल प्रोसेस कैसे होगा? महाभियोग इनके केस में नहीं लगता है, ये याद रखने की बात है। इनके प्रोसेस को रिमूवल से डिनोट करते हैं और रिमूवल ही कहते हैं। ठीक, तो महाभियोग मात्र राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। अब इनके बारे में जानते हैं कि रिमूवल कैसे होता है, यानी कि इनको पद से विस्थापित कैसे करेंगे, जानते हैं? अब सबसे पहले जानने की जरूरत है कि रिमूवल भाई होगा कब। रिमूवल 2 ग्राउंड पर होगा। संविधान में जो वर्णन है कि रिमूवल 2 ग्राउंड पर किया जाएगा, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यानी कि सीजेआई ने मिसबिहेव किया हो, एक ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड इनकैपेसिटी, यानी कि वो अपने काम को करने में असक्षम है। ये 2 स्थिति पर उनको पद से हटाया जा सकता है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और जो दूसरा है प्रूव्ड इनकैपेसिटी। ठीक, ये 2 ग्राउंड दिया है, यानी कि उनका जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो पहला है कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। ठीक, अब जो हम बात करें, ये रिमूवल होता है इस तरीके से। अब रिमूवल का प्रोसेस कैसे होता है? रिमूवल का जो प्रोसेस का वर्णन है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में पूरा वर्णन किया गया है। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है इसमें पूरा, यानी कि एक प्रकार का क्वासी जुडिशियल नेचर है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो जजेस की रिमूवल का प्रोसेस है, उनको पद से हटाने का जो प्रक्रिया है वो एक क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक,
ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में कि कैसे ये प्रोसीजर क्या दिया है। प्रोसीजर ये दिया है कि सबसे पहले तो इनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वहां से इनके रिमूवल का प्रोसेस प्रारंभ नहीं किया जा सकता। कहां से प्रारंभ किया जाएगा? या तो राज्यसभा या लोकसभा यानी कि संसद से। राज्यसभा से प्रारंभ करने के लिए 50 लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि जो मोशन लाएंगे संसद में, उस संसद में अगर राज्यसभा में मोशन लाया जा रहा है तो 50 लोगों की हस्ताक्षर सहित उसमें मोशन को प्रारंभ किया जाएगा। और अगर लोकसभा के लिए ला रहे हैं तो वहां पे 100 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो मान लीजिए किसी भी सदन में आ गया, किसी भी सदन में लेके आए, मान लो लोकसभा में आ गया, तो अब लोकसभा में मान लो 100 लोगों ने साइन करके कहा कि भाई देखो हम जज से संतुष्ट नहीं है, जज साहब को हटाना चाह रहे हैं। तो जब 100 लोग साइन करके भेजेंगे स्पीकर के पास, अब इसकी स्पीकर जो महोदय हैं या चेयरमैन के पास भेजेंगे या स्पीकर के पास। तो अगर राज्यसभा में पास होगा तो चेयरमैन, लोकसभा में पास होगा तो स्पीकर। तो जब अब चेयरमैन या स्पीकर के पास जैसे ही ये आएगा मोशन, यानी कि जो उन्होंने विधेयक लेके आया इस तरीके से रिमूवल का, तो जब देंगे उनको तो उनके पास ये डिस्क्रिप्शन है, यानी कि उनकी विवेकाधीन शक्ति है चेयरमैन की और स्पीकर की कि ये जो लेके आया इन्होंने मोशन, इसको हम स्वीकार करें या रिजेक्ट कर दें। अगर स्पीकर या चेयरमैन ने उसको रिजेक्ट किया तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए चेयरमैन या स्पीकर ने स्वीकार कर लिया जो मोशन लाया गया। अब मोशन जब लाया गया उसको स्वीकार कर लिया, तो अब जो हमारे चेयरमैन और जो हमारे स्पीकर महोदय हैं वो एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे, 3 मेंबर कमेटी का, जिसमें 3 सदस्य होंगे। अब इस 3 मेंबर कमेटी में सदस्य कौन कौन से होंगे? एक तो सीजेआई जिनके खिलाफ लाया गया है मोशन, वही देखो कितनी बड़ी बात है। या एक तो सीजेआई हो गया जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचुरल जस्टिस कहता है कि आप अपने ही मामले में खुद जज नहीं हो सकते, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो इसीलिए एक पॉइंट और जोड़ दिया गया, या तो सीजीआई होंगे और या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। ठीक, और ये तो एक लोग होगा, एक एंटिटी, 3 मेंबर बॉडी है। तो अगला मेंबर कौन होगा? अगला मेंबर जो होगा वो किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा। और जो तीसरा मेंबर होगा वो कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, जो विधि का ज्ञान रखने वाला हो, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट व्यक्ति, ठीक, जिसे कि स्पीकर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा या चेयरमैन द्वारा नॉमिनेट। तो ये 3 मेंबर जब ये कमेटी बनेगी तो ये जो एलिगेशन लगाया गया है सीजीआई के ऊपर या जिस भी जज के ऊपर, उसकी जांच करेगी और ये अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगी। ठीक, तो जब ये जांच करेगी, मान लीजिए इसने इंक्वायरी किया और पाया कि जज साहब कोई गलती नहीं किए हैं, झूठा एलिगेशन लगाया गया, तो वहीं समाप्त। और मान लीजिए अगर उसने कह दिया कि ना ना भैया जज साहब ने मिसबिहेव किया है, या तो मिसबिहेव किया है जज साहब ने, या तो जज साहब की कैपेसिटी नहीं है इस पद को संभालने की, तो फिर क्या होगा? फिर ये रिपोर्ट जाएगी संसद में। अब संसद में जब जाएगी, जिस भी सदन से पास हुआ रहा होगा उस सदन में जाएगी, और फिर जो स्पीकर और चेयरमैन है दोनों सदन में, लोकसभा में अलग राज्यसभा में अलग, दोनों सदन में रखेगा और स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास करा के तब होगा उनका रिमूवल। यानी कि जब दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा ये मोशन, यानी कि ये जो इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद स्पीकर साहब को दे दिया, स्पीकर साहब ने सदन में रख दिया कि वोट करो भैया, सब लोगों ने वोट किया, 2/3 बहुमत आया तो पास। दोनों सदन में चाहिए अलग अलग, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, नहीं तो वहीं खत्म। अभी तक भारत में कोई भी ऐसा जज रिमूव नहीं किए गए हैं। ठीक, जस्टिस वी रामास्वामी जो कि 1991 में उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया, और जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी ने ये भी पाया, 1993 में रिपोर्ट सौंपी और उसने ये कहा कि जज साहब क्या है, मिसबिहेव किया है। यानी कि जज साहब के खिलाफ जो कमेटी ने अपना वो परिणाम दिया वो उनके खिलाफ था, लेकिन जब उसको वोट पे रखा गया तो वोट पास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो सदस्य थे सदन में, उन्होंने वोट करने में पीछे हो गए और जस्टिस वी रामास्वामी को पद से नहीं हटाया जा सका। तो जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ रिमूवल मोशन लाया जा चुका है भारत में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज नहीं है जिसे हमने रिमूव किया हो। ठीक, तो ये तरीका होता है रिमूवल का। सबसे कठिन प्रोसीजर है, बड़ा कठिन प्रोसीजर है, याद रखिएगा। क्वासी जुडिशियल नेचर का होता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसका वर्णन किया गया। ठीक, ये पूरा तरीका है। अब आती है बात कहानी की कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट, हमने अब देख लिया किस तरीके से ये 33 जज आए भाई, पहले पूरे 34 जज आए, पूरे 34 जज आ गए। अब इसमें से हमें चुनना है कि किसे हम बनाएंगे चीफ। ठीक भाई, एक चीफ जस्टिस होते हैं ना, तो अब सीजीआई कैसे बनाएंगे इस 34 में से? अभी 34 है ना वर्तमान समय में, अब इस 34 में से हम सीजीआई कैसे चुनेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे होंगे? तो जो परंपरा ये थी कि जो भी इन 34 जजों में सबसे एजेड होगा, यानी कि जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, उनको हम अपने सीजीआई के रूप में नियुक्त करेंगे। ठीक भैया, 1950 से लेकर 1973 तक यही चलता आ रहा था। लेकिन फिर आती है इंदिरा गांधी जी की सरकार, जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मुहर लगेगी हाथ पे, तो ये स्थिति थी उस समय। और अपने साहसिक निर्णयों के लिए जानी जाती हैं माननीय श्री इंदिरा गांधी जी। तो उन्होंने एक बड़ा ही अजब तरीके का खेल कर दिया। खेल ऐसा किया कि उस समय के जो जस्टिस थे, 1973 की बात है, उस समय जस्टिस जो थे ए एन रे, और 1977 में एक बार फिर एमयू बेग, इन दो न्यायाधीशों को चीफ जस्टिस बना दिया।
तो क्या गलत किया? गलत ये किया कि इनसे ज्यादा उम्र के लोग वहां पे थे पहले से, ये कम उम्र के थे और उनको सुपरसीड करते हुए इनको बना दिया गया चीफ जस्टिस। अब जो एजेड थे न्यायाधीश, जिनको लग रहा था कि भैया परंपरा चली आ रही थी अब हम बनेंगे, वो बुरा मान गए। सब बुरा मान गए भाई। उस समय क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी और जो वहां के सदन के जो विपक्ष पार्टी थी वो भी बुरा मान गई कि भैया आपने कन्वेंशन तोड़ दिया, जो परंपरा चली आ रही थी उसको तोड़ दिया। भैया परंपरा तोड़ा ही है इंदिरा गांधी जी ने, क्या करेंगे? अब एमयू बेग और एएन रे को जब इन्होंने बना दिया तो चालू होती है कहानी। कब बनाया? 1977 1973 में। अब चालू होती है एक टसल का कहानी, किसके किसके बीच? प्रधानमंत्री के बीच, यानी कि गवर्नमेंट के बीच, और जुडिशरी के बीच। अब भैया एक केस होता है फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में, और जो सेकंड जजेस केस है 1993 में, और जो थर्ड जजेस केस है 1998 में, और जो फोर्थ जजेस केस है वो होता है 2015 में। ठीक, तो जो सेकंड जजेस केस था वो इंदिरा गांधी जी का जो काम किया था, उन्होंने दो लोगों को उनके मतलब सुपरसीड करके उन लोगों को बना दिया गया था, एएन रे और एमयू बेग जी को। तो उन्होंने सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्व मतलब उम्र में जो सबसे अधिक होगा वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यानी कि उस परंपरा को एक नियम के रूप में अब बना दिया। किसमें? सेकंड जजेस केस में। अब समझते हैं जो अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो कोलेजियम के माध्यम से होती है। तो एक कोलेजियम का कैसे उद्भव हुआ उसको समझना जरूरी हो जाता है। तो कोलेजियम का उद्भव के बारे में समझेंगे हम। ठीक, तो जो कोलेजियम की समस्या को आज समस्या के रूप में देखते हैं, वो जो कोलेजियम की बात हुई थी वो कैसे उभरती है उसको। तो जो फर्स्ट जजेस केस था, फर्स्ट जजेस केस में जो आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 के क्लास 2 में प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे नियुक्ति करेगा? कुछ उसको परामर्श दिया जाएगा। तो जो परामर्श किससे लेते हैं? वो लेते हैं सीजेआई से। तो ये चैलेंज किया गया कि जो परामर्श है क्या वो केवल परामर्श मात्र है, या जो सीजेआई कहेंगे वो बाध्य भी है उन पर क्षमा करिए, बाध्य भी है उनके पर। तो इसी का बहस हुआ और ये फर्स्ट जजेस केस में चैलेंज कर दिया गया कि जो भाई परामर्श है सीजेआई का वो बाध्यकारी है या नहीं। तो फर्स्ट जजेस केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि जो परामर्श है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक, तो अब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अगर मान लो 5 नाम दिए गए और उसमें से 2 को नियुक्त करना है तो उन 5 में से 2 को कोई भी चुन के डाल सकता है, क्योंकि परामर्श है, वो कोई बाध्यकारी तो है नहीं। ठीक, अब दूसरे जजेस में जो बात वहां पे कही थी उसी को उलट दिया। कहा कि जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जा रहा है सीजेआई के द्वारा वो बाध्यकारी होगा, लेकिन वो परामर्श मात्र सीजेआई का नहीं होगा। वो परामर्श उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट में 2 अन्य न्यायाधीश, जो अन्य बड़े न्यायाधीश होंगे, उनका भी सम्मिलित होगा। यानी कि यहां से सेकंड जजेस केस से कोलेजियम निकलने लगता है। यानी कोलेजियम कलीग शब्द से आया है। कलीग यानी कि सहपाठी, सहकर्मी या साथ में रहने वाले। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कहते हैं जो राष्ट्रपति को हमारे सीजेआई जी वो देंगे अपना सहमति या जो अपना उनको प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि इनको नियुक्त करना है, उसमें जो उनका जो ये परामर्श है वो मात्र इनका केवल परामर्श नहीं रहेगा। इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के और जज हैं जो सीनियर जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस, उनका भी परामर्श सम्मिलित होगा, तब जाके ये परामर्श प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक, मतलब अब कोलेजियम बनने लगा। ध्यान रखना, यहाँ पर कोलेजियम की बनने की शुरुआत चालू हो गई है। यही है कोलेजियम। अब तीसरे जज केस में ये कोलेजियम और निखर के आ गया। कैसे? अब इसमें क्या कहा कि सीजीआई ने कि जब प्रेसिडेंट को ये जो हम सीजीआई साहब जी देते हैं अपनी परामर्श जो दे रहे हैं वो मात्र केवल 2 जजेस नहीं, अब ये प्लूरलिटी ऑफ जजेस, यानी कि 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जज का भी परामर्श होगा इसमें। यानी कि सब अपना परामर्श देंगे और कि इनको नियुक्त करो, इनका नाम भेजो, और उनको नियुक्त करना है चीफ जस्टिस के रूप में। ठीक, तो इतने लोगों का परामर्श मिलकर तब प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। तो जब सीजीआई, और एक बात इसमें और कही कि ये जो परामर्श दिया गया है, इस परामर्श में जो महत्वपूर्ण बात रहेगी वो प्लूरलिटी ऑफ जजेस रहेगी। प्लूरलिटी ऑफ जजेस का मतलब विभिन्न जजेस, और वो संख्या 4 बताई गई। और इसमें जो एक साथ बात बताई गई, अगर 2 जजेस, इसमें से मान लो 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, इन्होंने कहा कि ये नाम मत भेजो, मानो लिस्ट बना रहे हैं ना कि इनको भाई अब ये लोग हमेशा तो रहेंगे नहीं, रिटायर होंगे तो कुछ नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा ना। तो मान लो ये 2 लोगों ने निर्धारित किया कि ये वाला नाम सही नहीं है, ये नाम सही है, तो ये वाले नाम को अगर 2 लोगों ने अपोज कर दिया तो फिर इस नाम को सीजीआई नहीं भेज सकते राष्ट्रपति के पास। अगर 2 लोगों ने भी अपोज किया तो इसी को पूरा नाम दे दिया गया कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम का मतलब होता है कलीग। इसी में इन्होंने बोला ही था थर्ड जजेस केस में कि सीजीआई हैव टू कंसल्ट विद द 4 मोस्ट सीनियर जजेस और 4 कलीग्स ऑफ जजेस। तो जो कलीग जजेस थे यही 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, और अगर मान लो इनमें से 2 कोई भी अपोज कर दे कि इनका नाम नहीं भेजना है तो फिर सीजीआई उनका नाम नहीं भेज सकता है। और जो चौथा जज केस आता है 99वां संविधान संशोधन होता है 2014 में, और एनजेएसी एक्ट, जिसके द्वारा
2015 में एनजेएसी एक्ट आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि कॉलेजियम को हटा के जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा। तो एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम पड़ा एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको चैलेंज कर दिया गया फोर्थ जजेस केस में, फोर्थ जजेस केस में चैलेंज कर दिया गया और फिर माननीय न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया और कहा कि ये इस न्यायपालिका के स्वतंत्रता के विरुद्ध है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए यह एनजेएसी को समाप्त कर दिया जाता है। तो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को समाप्त कर दिया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, यानी कि गैर संवैधानिक बता दिया। तो इस तरीके से पूरी ये 4 जजेस केसेस की कहानी रही। इसमें और भी बहुत सारे जजमेंट आए थे, ये महत्वपूर्ण जजमेंट थे जिन्हें बताना जरूरी था। तो इनको आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट जजेस केस में क्या था, सहमति और को सहमति जो हमारी राष्ट्रपति, फर्स्ट जजेस केस में आप समझ गए होंगे कि क्या बात है, जो परामर्श है वो बाध्यकारी है कि नहीं, उस पर बहस हुई लेकिन कह दिया कि नहीं बाध्यकारी नहीं है। दूसरे में क्या कहा, दूसरे में कहा कि नहीं भाई बाध्यकारी है। तीसरे लेकिन वो जो सीजेआई का जो परामर्श है वो 2 और जजेस जो सीनियर मोस्ट होंगे उनका भी परामर्श जरूरी है, ठीक है। तीसरे में क्या है, तीसरे में इसी की को और विस्तार करके 2 जज और कर दिया और बताया कि अगर मान लो 2 जजों ने किसी नाम का विरोध कर दिया तो उस नाम को सीजेआई साहब ऊपर प्रेषित नहीं कर सकते। चौथे में एनजेएसी को समाप्त कर दिया। यही 4 जजेस केस है। इस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो हमारे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ओथ ऑफ फॉर्मेशन, सैलरी, सारी चीजें टेन्योर सब बता दिया है। अब ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा है कि आपको इसको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर कुछ समस्या है आपको इसके संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, जो संभव हमारी तरफ से प्रत्युत्तर हो सकेगा हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।